नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और जब भारत में चुनाव हो और हम सबका ध्यान उस तरफ हो तो हर छोटी-छोटी बात ऐसी लगती है जैसी हमारी धड़कनें हों। हमारी धड़कनें किसी के संवाद के साथ जुड़कर जब चुनावी रैलियों तक पहुँच जाती हैं और बड़े गरमा-गरम शब्दों का आदान-प्रदान होता है, तो उसकी जो ऊष्मा है वो हम तक कैसे आती है और उस ऊष्मा से कांग्रेस पिघल रही है या कांग्रेस पक रही है? और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लक्ष्य 400 पार का रखा गया था, उसमें इन वक्तव्यों के द्वारा क्या योगदान होता है? इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैरम्ब स्टूडियो के इस विशेष कार्यक्रम में न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं प्रमोद भगत जी। प्रमोद जी, आपका स्वागत है और हमारे साथ राजेंद्र हर्ष जी हैं। आप दोनों का सम्मान के साथ, धन्यवाद के साथ स्वागत है। और मैं और राजेंद्र जी पॉलिटिकल पल्स को जांचने के लिए जो प्रयत्न करते रहे हैं, उस दिशा में आज जब आप आए हैं तो पहली शुरुआत आपसे करते हैं। जब आपने ये वक्तव्य के बारे में सुना जो कि इनहेरिटेंस लॉ के सजेशन के बाद सैम पित्रोदा जी की तरफ से आया, जिसमें कि रेसिस्ट एक जो फील है भारत के विविधता को लेकर, वो विशेष रूप से मुखरित होकर आता है। आपकी क्या पहली रिएक्शन थी प्रमोद जी? आपका क्वेश्चन हमारे लिए है? हाँ जी, आपके लिए। थैंक यू अशोक जी। बिल्कुल, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और जिस तरह से सैम पित्रोदा जी जैसे एक मास्टर पॉलिटिशियन जिन्होंने भारत के लिए कभी कुछ, कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर युग की शुरुआत में उनका काफी सहयोग रहा था और ऐसी स्टेटमेंट दे करके भारत के जन जन को जिस तरह से उन्होंने आहत किया है, क्योंकि वो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी पकड़ अब राजनीति से, अब लगता है उनको अब संन्यास लेने की तरफ बढ़ना चाहिए। और भारत में जो बाहुल्य, जो हमारे हिंदू की संख्याएं बहुत ज्यादा है, 70 अराउंड है, और इस तरह की अमीरों के पैसे लेकर के, अरे भाई, वहाँ जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो क्वालिटी के साथ, मतलब कि रिजर्वेशन, जो लोग पिछड़े हैं वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें हैं, हमारे भीम लॉ। मैं आपको इंटरप्ट करते हुए, अभी जो ताजा जिसकी लेके ज्यादा गर्मी हो गई है, उस बात पे पहले थोड़ा फोकस करके राजेंद्र की तरफ जाने से पहले मैं मोदी जी ने क्या कहा संभवतः उस वक्तव्य को सुनेंगे तो और स्पष्ट होगा, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है उसके बारे में हमारे कई दर्शकों को ठीक से पता नहीं होगा। तो हम जिस तरह से दिखते हैं उसको लेकर हमारी हम जैसे पहले ये सुनते हैं राजेंद्र जी, फिर आगे आते हैं। पिछले 5 साल से सुबह उठते ही साथियों, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला, ये मुझे लगता है दूसरा क्लिप आ गया है, पर बात मुख्यतः मैं आप दोनों को क्या कहते हैं, क्षमा। नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूं। मेरे साथ आप देख रहे हैं प्रमोद भगत जी को, जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन, न्यू जर्सी से आप जुड़ रहे हैं। राजेंद्र हर्ष जी को, जो हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में काफी समय हैरम स्टूडियो में दिखाई देते रहे, और वैसे वो अपने आप में कई डिग्रीज रखते हैं, बहुत विस्तृत अनुभव रखते हैं। पर विस्तृत अनुभव की चर्चा न करते हुए हम सीधे सीधे जब बढ़ रहे हैं भारत की राजनीतिक चर्चा की तरफ, तो आज जिस खबर ने सुर्खियां बटोरने के साथ साथ सैम पित्रोदा जी को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन के पद का त्याग करने की तरफ बढ़ा दिया है, वो जो बात है उस पर हम चर्चा करेंगे। और
ये वाली स्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं कांग्रेस के लिए, पहले भी उन्होंने इनहेरिटेंस लॉ की बात की थी, और हाल ही में प्रमोद जी और राजेंद्र जी हम बार बार देख रहे हैं कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता, ये क्रम काफी समय से शुरू हो गया था, पर अब लगता है ये बात इंटरनेशनल हो गई है कि क्विट कांग्रेस मूवमेंट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जहां पहुंचा है। हालांकि इन्होंने पद से त्याग किया है, कांग्रेस से त्याग नहीं किया है। पर ये स्थिति क्यों आई, उसके बारे में राजेंद्र जी आपका क्या आकलन है, आप बताएं। उसके बाद में इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैली में जितने गुस्से में दिखाई दिए, वैसे वो गुस्से में कम दिखाई देते हैं। तो आपसे शुरू करते हैं, ये वक्तव्य जो कह रहे हैं रेसिस्ट है, क्या बात है? अशोक जी, ऐसा है कि मेरे हिसाब से जो आपने सत्यनारायण जी हैं, सैम पित्रोदा जी जी, वो अभी मणिशंकर 2.0 बन गए हैं। जो कार्य पहले मणिशंकर जी किया करते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो आजकल सैम पित्रोदा जी कर रहे हैं। और जैसे मणिशंकर जी अय्यर को किनारे कर दिया कि भाई आप पर्दे के आगे नहीं रहेंगे, आप बस पर्दे के पीछे रहो, वैसे ही अभी उनको सैम पित्रोदा जी को भी कांग्रेस ने पर्दे के पीछे कर दिया है, पर्दे के आगे होने से उनको मना कर दिया है, क्योंकि वो उनके लिए तकलीफ का कारण बन गए हैं। और यही सोचता हूं अभी संक्षेप में, बाकी प्रमोद जी बताएंगे। प्रमोद जी, आपकी तरफ आने से पहले मैं आप तक मोदी जी को पहुंचा देता हूं, फिर हमारी बात जारी रखते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे अमेरिका में बोला, उसके 4 दिन पहले खुद शहजादे ने युवकों के बीच में कहा कि अमेरिका में इस रंग के लोग पेपर सेट करते हैं तो इस रंग के लोग परीक्षा में नापास होते हैं, इस रंग के लोग पेपर सेट करें तो सब पास होंगे। हिंदुस्तान पर भी उन्होंने वही टिप्पणी की थी जिसका विस्तार शाहजादे के गुरु ने किया है। ये दोनों की बातें मिली हुई बातें हैं, सोच समझ करके बोली हुई बातें हैं। और मैं पूरी कांग्रेस पार्टी पर, शहजादे पर, इस शाही परिवार पर गंभीर आरोप लगाता हूं। अरे मुद्दे नहीं है तो कम से कम हम भारतीयों का मखौल मत उड़ाओ। तीसरे फेज में घुटने टेकने की बौखलाहट में ये लोग कुछ भी कहे जा रहे हैं, लेकिन देश कांग्रेस की एक एक विभाजनकारी बात को सुन रहा है, समझ रहा है। क्या आप ऐसी सोच वाली कांग्रेस को, देशवासियों के भी मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ मैं आंध्र में नहीं कह रहा हूं, मैं देश के जहां जहां चुनाव बाकी है सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसा गुनाह करने वाली कांग्रेस को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। जब ये बात आपने सुनी प्रमोद जी, अब मैं एग्जैक्ट उनका जो वाक्य है, जो एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, वो भी आप तक पहुंचा दूं। तो उन्होंने कहा, वी आर अ शाइनिंग एग्जाम्पल, ये वर्ड्स हैं सैम पित्रोदा के, वी आर अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वी कुड होल्ड कंट्री टुगेदर एज डाइवर्स एज इंडिया, वेयर पीपल इन ईस्ट लुक लाइक चाइनीज। यहाँ से वो बात जिससे कि खतरे की घंटी शुरू होती है। ईस्ट लुक लाइक चाइनीज, पीपल इन वेस्ट look like Arab, people in north look like maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter, we are all brothers and sisters. तो कुल मिला के वो अपनी तरफ से घुमा फिरा के एकत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस टिप्पणी को लेकर बहुत लोग आहत हुए, तो बहुत लोगों ने इसके बारे में कहा। प्रमोद जी, मैं आपको ये भी बताऊं कि प्रियंका गांधी ने भी मोदी जी के कहने की टिप्पणी को लेते हुए अपनी तरफ से कहा कि वो फुल टॉस खेलते हैं ऐसे वक्तव्यों पर, लेकिन मैं उनको तब मानूंगी जब वो बेरोजगारी पर फुल टॉस खेलें। ऐसी कुछ बातें प्रियंका जी ने कही थी। सवाल मेरा ये था कि कांग्रेस ने ये भी तुरंत, ऐसा कम होता है कि कांग्रेस बहुत फास्ट डिसीजन ले ले, पर उन्होंने ये निर्णय ले लिया, उनको सैम जी को फोन कहा होगा कि आप रिजाइन कर दो, या उन्होंने अपनी तरफ से रिजाइन किया, जो भी है, वो ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन के पद से हट गए हैं। तो आप क्या देखते हैं, कांग्रेस इस सिचुएशन को लेकर
बैकफुट पर आ गई है चुनावी प्रचार को लेकर, या फ्रंट फुट पर खेल रही है? प्रमोद जी। अशोक जी, क्वेश्चन बहुत ही डीप है, क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा डीप खेली जाती है और कांग्रेस के पास उसका बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, और उस एक्सपीरियंस के बेस पर देश की जनता ने ही उनको नकारा है। क्योंकि हर चीज में पॉलिटिक्स, अगर नेशनल पॉलिटिक्स भारत को ऊपर रखते हुए अगर पॉलिटिक्स की जाए तो जनता उसको सर आंखों पे बिठाती है। नरेंद्र भाई मोदी जी उसके एग्जाम्पल है। इन लोगों ने अपने को स्वार्थ आगे रखा और देश के लोगों में डिवाइड एंड रूल, जो गोरों की पॉलिसी थी, उसकी वजह से आज वो हाशिए पर है। और सैम पित्रोदा जी बहुत ही स्मार्ट आदमी है, उनसे मिलना भी हुआ था। मैं बताऊंगा कि इतनी टैलेंटेड व्यक्ति जो कभी भारत में कंप्यूटर के लाने का प्रयास में राजीव गांधी के साथ थे, और बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट देने से, और वैसे तो खैर वो ओए बीजेपी कांग्रेस को बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था उनको, क्योंकि लगता है कि जब कोई भी व्यक्ति देश को आगे नहीं रख करके सेल्फ की पॉलिटिक्स करता है तो जनता उसको धीरे धीरे नकार देती है, और वही स्थिति आज उनकी बन गई है। क्योंकि शिकागो, पूरा हमारा जो इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका का है, आज भारत के उस डेवलपमेंट से गौरवान्वित फील करता है हर जगह। हम तो देशभक्त लोग हैं, हमें पार्टी से क्या लेना देना है, लेकिन जो पार्टी के देश के लिए अच्छा करता है हम उनके साथ हैं। सैम पित्रोदा जी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और हमें लगता है उस पर उनको विचार करना चाहिए। और विचार जी, सॉरी आप जारी रखें जी। में उनको विचार करना चाहिए और डेवलपमेंट के साथ आए, देश के साथ आए। ये जातिवाद, रिलीजन के नाम पे वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस पे ऐसा कुछ नहीं करती है, और उनको इस बात का अब एहसास हो चुका है। और देर आए दुरुस्त आए, हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत के डेवलपमेंट में वो भी सहयोग करें। तो वो आप अपनी ओर से जो आप कह रहे हैं वो उसको नहीं मानते हैं, वो ये सोचते भी हैं और कहते भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन की बात करती है, नफरत फैलाती है, ये गांधी जी के अनुयायी हैं, और मोदी जी गांधी जी के बातों को, उनके सिद्धांतों को दरकिनार कर रहे हैं। बहरहाल आपने उनके बारे में 2-3 बार कहा कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उससे तो कोई इनकार इसलिए नहीं करेगा कि राजेंद्र जी, आपको याद होगा उन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ भी भारत के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया, राजीव गांधी जी के साथ भी थे। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब थे तो इन्हें मंत्री पद का दर्जा दिया गया था। तो और एक अपने इंटरव्यू उन्होंने खुद मुझे भी कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है वो जो कुछ भारत के लिए कर पाए वो कांग्रेस पार्टी के लिए के वजह से कर पाए, इसलिए उनका एक कमिटमेंट है कांग्रेस की तरफ। तो जो प्रमोद जी बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत का प्रेम उनके लिए कांग्रेस में ढलकर प्रवाहित होता दिखता है। बट नाउ कमिंग बैक टू यू, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज रीसेंट स्टेटमेंट, अलाउ मी टू से, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जोश में आकर उनके वचन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, इस प्रकार कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी की है। आप जानते हैं कि वो भारत में है नहीं, वो है अमेरिका में। आप जानते हैं कि वो भारत की सक्रिय राजनीति में उनका कोई ऐसा विशेष अस्तित्व नहीं है, ऐसा अगर कहा जाए। कुछ लोग इससे सहमत होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। मुझे थोड़ी देर के लिए कहने दीजिए कि he doesn't have an important role to play in Indian politics and especially this election। तो उनकी बात को इतना तूल दिया जाना कितना ठीक, कितना गलत, राजेंद्र जी? ऐसा है, हमारे यहाँ बुजुर्गों ने और बुद्धिमान पुरुषों ने कहा है कि किसी आदमी की पहचान उससे की जाती है कि उसके दोस्त कौन है। तो कोई किनके साथ रहता है उससे पता चलता है कि वो कैसा है। हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम जब डेटा क्रंचिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कई जगह कुछ आउटलायर होते हैं और बाकी कुछ साथ में एक समूह, तो उसमें एक डिवीजन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो देखते हैं जब पूरा करेक्टर देखना होता है डेटा का, तो वो देखा जाता है कि सारा डेटा किस पॉइंट के आसपास में घूम रहा है। तो राहुल गांधी जी कैसे हैं, ये किसी भी नेता के लिए जो बहुत बड़ा नेता होता है वो कई लोगों को साथ लेकर चलता है और उनका पूरा प्रभाव उस पर होता है। तो आज अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, और ये अकेले सैम पित्रोदा जी नहीं है, बहुत सारे हैं, और उनसे पता चलता है कि राहुल जी की विचारधारा क्या है। इसलिए अगर उनको लेकर के बीजेपी उन पे आक्षेप लगाती है तो कुछ मायने में सही है। और देखिए, जहां तक इलेक्शंस की बात है,
अगर ये इलेक्शन नहीं हो रहे होते तो शायद ये इस बयान का कोई ध्यान भी नहीं देता। लेकिन जहां तक इलेक्शन की बात है, हर छोटा बड़ा पॉइंट जहां भी कोई एक दूसरे, कोई भी बॉल जो है, अगर आपने लूज बॉल की है, फुल टॉस की है, तो छक्का तो लगेगा। अगर मैच हो रहा है तो वो तो होगा। हाँ, उसका कितना इफेक्ट जनता पे पड़ता है वो एक अलग बात है। उसमें आप और हम दो राय कर सकते हैं कि जनता उस बात को, क्योंकि हमारे भारत की जनता जो है ना, कई चीजों को बहुत लाइटली लेती है। हम कई प्रकार से मजाक कर लेते हैं, तो कई चीजों में इतनी, जब तक उनके ऊपर कोई खतरा नहीं आ जाए उसके कारण, या कुछ देश का बहुत ज्यादा वो नुकसान करने जैसी या अपमान करने की बात सेना के बारे में कह के देखें, एकदम से फर्क पड़ता है। जैसा पिछली बार पुलवामा में कांग्रेस ने सेना के बारे में कुछ कहा, बहुत बड़ा फर्क पड़ा और उसका रिजल्ट इलेक्शंस में दिखाई दिया। और इस प्रकार का अगर कुछ करेंगे तो फर्क पड़ेगा। अभी चारों जगह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से, रंग के हिसाब से उन्होंने कुछ कह दिया, तो ठीक है, उसका इतना प्रभाव हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि हमारे बटावा नहीं है। पर एक चीज देखने वाली बात है, और मैं उसके लिए सैम पित्रोदा की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भारत में हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, जबकि आजकल सारा लेफ्ट और सारा कांग्रेस कहता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, मर रही है। उसकी जगह पर उनका ये पिताजी कहना है कि हमारा डेमोक्रेसी फल फूल रही है, डेमोक्रेसी की खासियत है। तो बीजेपी को ये भी पकड़ना चाहिए कि उनके साथी डेमोक्रेसी की तारीफ कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है हमारे यहाँ पे। वो भी एक पॉइंट देखने लायक है। ये तो चूंकि आपने बहुत सही बात कही, तो प्रमोद जी आप तक आने से पहले मैं फिर से ये वाक्य अपने दर्शकों को दिखाऊं। स्टार्टिंग उन्होंने ऐसे किया था इस बात का, जैसे राजेंद्र जी कह रहे हैं, वी आर ए शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और जो समापन किया उसमें भी इन्होंने ऐसा कहा था कि डजंट मैटर, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अब इसका जो बीच का हिस्सा है वो आपत्तिजनक है, पर वो उनका कहने का ढंग है और उनकी अपनी समझ है, पर उनकी समझ को लेकर ही सारा खेल हो रहा है। ये एक बार चुनाव में एक खेला होबे जो शब्द आया था, वो मुझे लग रहा है तो दोनों पार्टियां अपने अपनी तरह से खेल रही हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। जो बात नहीं है उस बात को पकड़ के, जैसे विपक्ष की तरफ से बार बार, बल्कि अभी भी कि भाई ये आगे तो संविधान खतरे में है और फिर तो प्रजातांत्रिक मूल्य इत्यादि रह जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस की तरफ से जो मुख्य रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं, एक तो पहले वो अडानी अंबानी की बात करते थे, उस पर मैं अभी आऊंगा, पर ये जो संविधान खतरे में है वो अभी तक भी कह रहे हैं, वो सभी लोग कह रहे हैं, इसका क्या जनता पर मतदान करते समय कुछ असर पड़ता है? क्या लगता है आपको प्रमोद जी? बिल्कुल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अभी सैम पित्रोदा जी की इतने एक्सपीरियंस के बाद जो स्थिति बन गई है, जैसे महाभारत में हमारे कौरवों के कर्ण की हो गई थी, तो कांग्रेस के कर्ण हो गए हैं। वो उनको समझ में बात आ गई है कि भाई सच को जितना भी छिपाया जाए, अब देश की जनता उन चीजों से बहुत आगे निकल चुकी है। इसलिए अब वो खुद भी समझ रहे हैं और कुछ ऐसा होने वाला नहीं। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत की डेमोक्रेसी दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी है, जहां पे लोग अपनी आवाजों को बुलंद कर सकते हैं। मुझे लगता है इसीलिए कांग्रेस ने उनको हटा दिया होगा, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल इंटरनली जो है, खैर आप तो मीडिया से हैं और आपकी अच्छी यहाँ पे पकड़ है अमेरिका में, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये अच्छे साइन है, क्योंकि तू चल में आया वाली स्थिति भारत में कि कांग्रेस पार्टी में लगी हुई है। सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रबुद्ध लोग जो हैं कांग्रेस के, एक एक करके सब पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ को आगे बढ़ के जब राजनीति करने की जब आदत बन जाती है, जिसकी वजह से कांग्रेस आज अपने हाशिए पे बैठी है और अच्छे अच्छे लीडर छोड़ रहे हैं हर आए दिन। अभी तक में मुझे 10 साल में याद है कि 1000 से ज्यादा लीडर्स, जो टॉप क्लास के लीडर्स थे, सब छोड़ के आ गए, क्योंकि वो भारत का विरोध करने लग गए। इस बात को लेते हुए सैम पित्रोदा जी कर्ण वाली स्थिति में साथ तो दे रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है स्थितियां बहुत ही गंभीर है और भारत की जनता इन सब बातों से अब नहीं आने वाली है। और आगे कांग्रेस का जो नंबर अभी जो लास्ट इलेक्शन में था, मुझे लगता है उतना भी नहीं, क्योंकि भारत के अभी पास्ट प्रेसिडेंट यहाँ इलेक्शन कैंपेन करके आए हुए थे छत्तीसगढ़ के, बता रहे थे कि भगत जी 400 तो ऑलरेडी पहले से लोग भारत में इलेक्टेड हैं विद एनडीए होल टीम, और तो देखिए कुछ गलत नहीं कहा है और ये नंबर बिल्कुल सटीक है और इससे आगे जाने की पूरी जो चल रही है तैयारी। बाकी तो नंबर के बारे में हम वापस आएंगे, पर मैं, आपने जो भी बात कही और आपने ऐसे अपनी बात कहते हुए उनको कर्ण के साथ कहीं ना कहीं जोड़ दिया, तो ये जो
कर्ण वाला संदर्भ है ना, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करता, मैं थोड़ा विनोद में कह रहा हूं, तो मैं आपके ऊपर कर्ण की तरफ से मानहानि का मुकदमा दायर कर देता, क्योंकि आपको कर्ण की अपनी एक अलग ही विशेषता रही है। पर बहरहाल मैं वापस आपके पास कांग्रेस जाते हुए, का कर्ण उनको कहा है ठीक, हाँ, महाभारत कांग्रेस आपने जोड़े, क्वालिफाई किया आपने, जी जी जी। तो नहीं नहीं, उन्होंने कर्ण कहा ऐसे, कर्ण, हाँ नमक कर्ण। वो नमक वो अदा कर रहे हैं, लेकिन वो देश के साथ नमक अदा करे कांग्रेस के राहुल गांधी जी। और अभी तक पता नहीं कब वो मैच्योर होंगे। हर समय उनकी स्थितियां जो है वो कुछ का कुछ बोल जाते हैं और जनता समझती है। एक्चुअली उस हिसाब से अगर सिर्फ थोड़ा सा संदर्भ लिया जाए राजेंद्र जी, तो भीष्म पितामह भी थे, वो कौरवों के साथ बंधे हुए थे, पर अगेन वो एक बहुत ही अलग करके व्यक्तित्व की बात हो जाएगी। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, जो मुद्दे बदलते जाते हैं और जो संदर्भ जिनको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। एक समय में सूट बूट की सरकार, मोदी जी के कोर्ट को लेकर बात होती थी, और राहुल जी का एक बहुत फेवरेट अंबानी और अडानी को लेकर वो जो घेरने का एक प्रयत्न करते थे, पिछले समय में उनकी तरफ से ये दोनों नाम नहीं आए। इसका आपको क्या कारण लगता है, और ये बात नोटिस करने लायक है क्या? आप क्या सोचते हैं व्यक्तिगत रूप से? उसका कारण है कि कांग्रेस की जो रणनीति इस बार रही है बहुत साफ रही है। दो चीजें जो कांग्रेस समझ गई है पिछले दो चुनावों में, वो गलती वो दोहराना नहीं चाहती है। एक तो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहती है, कि वो समझ गए हैं कि वो टेफ्लॉन कोटिंग है, वहां कुछ ठहरने वाला नहीं है। और दूसरा, वो कोई भी मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा वो नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि जितने कार्य मोदी जी ने किए हैं उसमें उनको मुश्किल होगा उस पिच पे खेलने का। उनकी रणनीति है लोकल पे खेलें। दूसरा, जो सरकारी नौकरियां लोगों को नहीं मिली है, वो वास्तविकता है, कई जगह पेपर लीक हुए और वो हर सरकार में हुए हैं। तो वो जॉब जो उनको जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उनके जॉब की जो कमी हो रही है, और वो इसलिए कि जॉब की कमी, अवसरों की कमी नहीं है, पर वो एक पोस्ट के लिए 1000 लोग तैयार हो जाते हैं हमको सरकारी नौकरी के लिए, तो 999 लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं उसकी तैयारी के लिए, और फिर उनको जॉब वो मिलते नहीं है। फिर आपके पेपर लीक हो रहे, परीक्षाएं लेट हो रही है, तो वो एक गुस्सा है। तो उस गुस्से को भुनाने के लिए लोकल, तो आप जितना भी देखें, बीजेपी कितना भी राष्ट्रीय मुद्दे लाएंगे, हिंदू मुस्लिम मुद्दा लाएंगे, कोई भी लाएंगे, कांग्रेस उस पर अपने विचार प्रकट नहीं कर रही है। देखिए, मैं आपसे असहमत हूं इस मामले में। कांग्रेस कर भी रही है। जैसे महाराष्ट्र में उज्जवल निकम जब खड़े हुए, तो उस संदर्भ को लेते हुए कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार का वक्तव्य आया कि करकरे जी, जो हेमंत करकरे जी थे, उनके मारने के पीछे कांग्रेस की तरफ से नहीं था, किसी एक ने कहा, और उसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया। फिर कांग्रेस में कोई गलतियां कर रहे हैं, जैसे संपदा जी गलती कर रहे हैं और कोई लोग गलतियां करते हैं, पर जो खड़गे जी हैं और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी मुद्दा जो है ऊपर नहीं आए। और बीजेपी का कोशिश ये चल रही है कि ऐसे मुद्दे जो जहां जो उनकी कमजोरी है कांग्रेस की, क्योंकि उन्होंने पहले सेना को लेकर के बातें कही है और हिंदू धर्म में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए अपीजमेंट की बातें की है, तो वो मुद्दे वापस उठाना चाहती है बीजेपी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। पर कांग्रेस उस पर नहीं खेलना चाहती है। कांग्रेस लोकल पे। आई थिंक आपका पॉइंट जो है, इसको थोड़ा और प्रमोद जी के साथ समझने की कोशिश करता हूं मैं। तो प्रमोद जी, आपने अभी देखा होगा कि कांग्रेस से निकले हुए प्रमोद कृष्णन जी हैं, आपके नाम राशि है, वो प्रवक्ता भी थे और संत भी हैं, और उन्होंने कल की दाम के उद्घाटन पर मोदी जी को बुलाया, मोदी जी पहुंच गए थे। तो उनका ये कहना था कि सीमित समूह के मध्य में राहुल गांधी जी ने इस तरह का संकेत दिया था कि यदि कांग्रेस आ जाती है तो सुपर कमीशन बिठा के राम मंदिर के स्थान पर पुनः वहां पे परिवर्तन करने की बात। और कांग्रेस कई बार आर्टिकल 370 के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करती रही। ये बात मुझे राजेंद्र जी की बात के संदर्भ में याद आ रही है कि सटल लेवल पर तो वो अपने जो प्रो या अधिक मुस्लिम समर्थक होने वाली छवि है, उसको उसको वो बेदाग रखे हुए वो उसको हटा तो नहीं रही है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि प्रमोद कृष्णन जी की इस बात को लेके कांग्रेस को घेरने के लिए चुनावी मंच से प्रधानमंत्री जी का संबोधन करना वगैरह, वो आपको कितना तर्क संगत लगता है? यस अशोक जी, एक्चुअली कांग्रेस पोलराइजेशन करके भारत में
40-45 साल 50 साल उन्होंने राज किया है और वही टैक्टिस वही टैक्ट आज भी यूज करते हैं। और राहुल गांधी एक्चुअली पॉलिटिक्स में बैटिंग और बॉलिंग दोनों साइड से की जाती है। ये बॉलिंग तो कर रहे हैं लेकिन इतनी हल्की बॉलिंग होती है कि छक्का तो जाता ही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे वो राम मंदिर के मुद्दों की अगर सरकार उनकी बन जाती है तो राम मंदिर को हटा करके बाबरी कर देंगे। ये सब ऐसी चीजें बहुत ही, क्योंकि बाहुल्य जनता बाहुल्य क्षेत्र जहाँ पे इतने सारे हिंदू पॉपुलेशन हो और जब आप सब धर्म की बात करते हैं तो ऐसी चीजों से उनको बचना चाहिए। उनके वक्तव्य से ही कई बार जो है ना साफ लगता है कि वो करते हैं पोलराइजेशन। और अगर कोई ऐसा करेगा तो विपक्ष अगर बीजेपी है, अगर हम भी होंगे तो हम भी तो उसको प्ले करेंगे ना। अच्छा, और यही जो बात है, और अगर देखिए यूपी जो पूरे देश के प्रधानमंत्री की सीट को तय करती है, सबसे ज्यादा सीटें हैं, क्यों वहां से वो अपने आप को हटा लिए? अरे लड़ते, इलेक्शन में आते, जनता के साथ मिलकर के अपनी बातों को रखते, वायनाड पहुंच गए। वहां पर भी अब उनकी स्थिति जब खतरे में है तो फिर देख रहे हैं कि यहाँ यूपी में भी कुछ। तो भाई अगर आप खुद अपनी स्टेटमेंट पे, अपने वैल्यूज पे और अपने आपकी डायरेक्शंस अगर ठीक नहीं होगी, आपका दिशा अगर जनता को नहीं समझ में आएगा, तो आपको आगे कैसे लोग सेलेक्ट तो करेंगे? वो अपनी तरफ से दिशा जिस तरह समझा रहे राजेंद्र जी, और वो बार बार जो बात करते हैं उसमें जातीय जनगणना के संदर्भ को लेके और जितनी आबादी उतना हक, ये वाले संदर्भ बार बार आते हैं। कुल मिला के जो प्रश्न मैंने प्रमोद जी से किया था, क्या प्रमोद कृष्णन जी जो कि कांग्रेस में थे और उन्होंने कहा एक बार ऐसा हुआ था, अगर आप उसका कोई प्रूफ मांगने जाएंगे तो शायद कहीं मिलेगा नहीं, और कांग्रेस ने भी कहा इस तरह की बात उन्होंने अपने आधिकारिक रूप से कहीं कही नहीं है। तो ये बात हालांकि बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही है, उन्होंने कहीं कहा नहीं कि हम संविधान को हटा देंगे। तो दोनों तरफ से खेल इस प्रकार का खेला जाए, पर आपके विचार इस बारे में? प्रमोद कृष्णन जी नहीं, प्रमोद जी राजेंद्र जी जी। नहीं, अरे जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कह रहा था, प्रमोद जी जो कह रहे थे उसमें एक थोड़ा मैं एडिशन करना चाहूंगा। प्रमोद जी कह रहे थे कि कांग्रेस पोलराइजेशन करती है। अब मैं सोचता हूँ कांग्रेस पोलराइजेशन नहीं कर रही और नहीं किया है उन्होंने, क्योंकि पोलराइजेशन में दो पोल होते हैं। कांग्रेस तो टुकड़े टुकड़े कर रही है, तो दो पोल नहीं कर रही है। दो पोल तो बीजेपी कर रही है, नेशनलिटी और नॉट नेशनलिटी, एग्जैक्टली, हिंदू संस्कृति और नॉन हिंदू संस्कृति। तो पोलराइजेशन काम तो मोदी जी और बीजेपी कर रही है, पर कांग्रेस पोलराइजेशन नहीं कर रही है, वो टुकड़े टुकड़े कर रही है, ताकि कुछ टुकड़ा इसको दिया, कुछ टुकड़ा उसको दिया, कुछ टुकड़ा उसको दिया, अपना काम बन गया। अच्छा, तो ये एक जो संदर्भ ये बहुत बढ़िया रहा, ये बहुत ही बढ़िया राजेंद्र जी की इस बातों से मैं भी राजेंद्र जी बड़े ही विद्वान आदमी हैं, और ऐसा कहते हुए मैं आप दोनों के लिए एक और विद्वान जो भारत के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपनी तरफ से क्या विश्लेषण किया कि अडानी अंबानी जी के बारे में राहुल जी क्यों नहीं बोल रहे? ऐसा कहते हुए उन्होंने एक, जैसे कहते हैं भाई, एक और आरोप सांकेतिक रूप से राहुल जी पर दाग दिया। उसकी आजकल क्या हर एक चीज फास्ट होती है और सोशल मीडिया के द्वारा सब बात पहुंच जाती है। तो पहले मोदी जी को सुनते हैं, उसके बारे में आपकी टिप्पणी लेंगे, फिर राहुल जी ने इसके बारे में क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं,
जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। अच्छा, अब ये जो बात है इस पर मैं पहले अपनी बात कहना चाहता हूं आप दोनों को और हमारे दर्शकों को। देखिए, इसमें उन्होंने राहुल जी के ऊपर जो एक आरोप लगाया है, उसके साथ साथ उन्होंने अडानी अंबानी जी के ऊपर भी इनडायरेक्टली आरोप लगा दिया कि वो काला धन है और बेच देते हैं। और तो ये जो अब तक नैरेटिव चल रहा था जिसमें ये दोनों के सामीप्य की बात या एटलीस्ट वो उनकी गुड बुक्स में ये बात तो रहती थी, इसको लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता का ये कहना है कि जो उनके हृदय में बैठे थे अब वो बौखला गए हैं, तो अब उनके ऊपर भी ये इस तरह के आरोप लगाने लग गए। तो पहले तो प्रमोद जी, आप क्या सोचते हैं इस वक्तव्य के बारे में? देखिए, 5 साल से राहुल गांधी जी वो गॉसिप कर रहे थे, किसी तरह से वो मुद्दा बने देश का, वो बना नहीं पाए। तो क्या होता है कि जब बंदा झूठ बोलता है, कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है, और अगर उसकी बातों में दम नहीं होता है तो वो हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। और इसी के लिए उन्होंने कटाक्ष किया। बाकी अदानी और अंबानी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं, देश की जनता जानती है, देश की सरकार जानती है, और वो भारत को सर्वोपरि मान करके देश की सेवा कर रहे हैं। केवल एक कटाक्ष था कि भाई नाम क्यों भूल गए। उनको याद दिला रहे हैं कि भाई इलेक्शन में जब बैटिंग करनी होती है, एक अच्छा बैट्समैन हो तो कहते हैं कभी गूगली डालो, कभी फास्ट डालो। तो वो सिखा रहे हैं कि भाई कुछ तो सीखो। 5 साल तो तुम एक बॉलिंग एक पूरा का पूरा तुमने तैयारी की, अब बाद में इलेक्शन में उसी नाम को भूल गए। वो याद दिला रहे हैं कि करो, फिर से उनका नाम लो। राजेंद्र जी, आप है बस एक कटाक्ष है और गॉसिप है, उसके अलावा इसमें कोई दम नहीं है और जनता इन चीजों को समझ रही है। तो राजेंद्र जी ये तारीफ करते हुए थे, कह रहे हैं गॉसिप है, तो प्रधानमंत्री गॉसिप करें ऐसा तो नॉर्मली एक्सपेक्टेशन उनसे होती नहीं कि वो गंभीर बात सिखाने के लिए, राहुल गांधी जी को सिखाने के लिए, भैया तुमने पॉलिटिक्स जिस बेस पे खड़ा किए तुम वही मुद्दा भूल गए। वो सिखा रहे हैं कि थोड़ा और मैच्योर हो। चलिए, राहुल जी इसको रिएक्ट किए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। राजेंद्र जी, आपकी क्या रिएक्शन है इस पे? नहीं, बात सही कह रहे हैं प्रमोद जी। देखिए, बात ये है कि जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि उनको पता चल गया है कि मोदी जी पे कोई भी प्रहार करना है कोई फायदा नहीं है। तो वो जो स्ट्रेटेजी उन्होंने पहले अपनाई थी वो फेल हो गई, तो नेचुरली वो स्ट्रेटेजी नहीं अपना रहे हैं। अब वो मोदी जी को ललक लग रही है कि वो इतनी अच्छी बॉल करते थे, इसमें छक्के लगाते थे, अब क्यों नहीं वो बॉल वैसी बॉल खेल रहे हैं। मुझे आपसे दोनों से इस पे असहमति अपनी व्यक्त करनी है। आप कह रहे हैं कि वो अब सीधे सीधे मोदी जी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। थोड़े दिन पहले ही एक वक्तव्य उनका था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो क्या उनकी टांगें कांपने लग जाती हैं, और वो बड़ा उन्होंने अभद्र ढंग से, वो अलग बात है, लेकिन वो जो कहते थे कि भ्रष्टाचार के मामले में, अच्छा, मोदी जी के बारे में जो भ्रष्टाचार का मामला लगाना चाहते हैं कि वो रिश्वत ले लेते हैं, उनके वो दोस्त हैं, उनका एक्स्ट्रा, वो वाला जो करप्शन का चार्ज मोदी जी पे ठहरता नहीं है। ये बात आपकी समझ में आई। वो कह रहे हैं, वेट कर रहे हैं मोदी जी कि अभी तक उन्होंने ये बात कही नहीं तो मैं छक्का कैसे मारूं, तुमको याद जरा करो वो वाली बॉलिंग करो, जरा वो वाली बॉलिंग करो। अच्छा, नॉर्मली ये इलेक्शन सीजन है इसलिए सभी एक दूसरे को बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, पर मोदी जी बहुत लंबे समय तक कई बातों को जो कि बहुत आपत्तिजनक होती है उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया सामान्यतः व्यक्त करते नहीं, पर अभी कर रहे हैं उन्होंने। और उन्होंने की तो प्रियंका जी भी कर देती हैं फटाफट, राहुल जी भी कर देते। तो राहुल जी की प्रतिक्रिया आप तक मैं पहुंचाता हूँ। बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला, और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या?
एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। तो ये करोड़ों लाखपति बनाने का वादा था राहुल जी का। और पीछे आप देख रहे थे एक जो पेंटिंग थी महात्मा गांधी जी की, वो कैसे देख रहे थे कि अरे ये क्या कह रहा है कि मैं इतना सादगी वाला रहा हूं और ये अरबपति की बात कर रहा है। बहरहाल ये राहुल जी की जो प्रतिक्रिया है, इससे कांग्रेस को कुछ माइलेज मिलता है क्या राजेंद्र जी? देखिए, प्रतिक्रिया तो देना ही होता है और वो उसके बहाने अपनी जो गारंटी है उसका वो अभियान कर रहे हैं। लेकिन मेरे को जरा उनसे कहना है, वो जो कह रहे हैं ना करोड़ों लखपति बनाऊंगा, तो लखपति बनाने का समय चला गया। 1 लाख में 12-14 ग्राम सोना आता है, और उसे 2 गुना 4 गुना सोना तो हिंदुस्तान के हर घर में और हर स्त्री के पास में है। तो केवल लाख रुपए होना या लाख रुपए के एसेट होने से लखपति हो जाता है? देखिए, हर एक के पास हो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं ना, हर एक के पास है। आप जहां आप आदिवासी में चले जाएंगे तो उतना सोना नहीं तो चांदी मिल जाएगी। मतलब उनके पैरों के जो कड़े होते हैं 4-4, 5-5 किलो चांदी के होते हैं। हर एक के पास तो कहने का मतलब होता है, जब आप 80% 90% से ज्यादा हो तो हर एक हो गया। अब कोई 2-4 बच गए हो तो अलग बात है। ठीक है। लेकिन कहने की बात है कि मैंने तो आदिवासी में गया हूँ, बांसवाड़ा में और जगह जगह पे मैं मेरे शुरू के कार्यकाल में गया हूँ और देखा है कि वहाँ की आदिवासी औरतें, उनके पैरों में जो कड़े होते थे चांदी के, वो 4-4, 5-5 किलो के होते हैं और वो उसके कारण उनके पैर ऐसा हो जाता है। लेकिन वो ऐसा एक शगुन होता है शादी के, उसमें उनको पहनाते कि कभी भी उसको वो निकालती नहीं है उसमें, और बाद में कभी उसको काट के ही निकालना पड़ता है मृत्यु के समय, वो वैसे निकलता भी नहीं है। चलिए, वो एक खास प्रकार की बात हो गई जी। पर तो लखपति तो क्या बनाएंगे, पर और वो ये कहते हैं कि हर बार हर आदमी को एक नौकरी मिल जाएगी। तो मेरी समझ से बात है कि अगर सरकार में हर आदमी के लिए नौकरी दे, क्योंकि वो तो सरकार चलाएंगे, तो नौकरी तो सरकार में देंगे। अगर वो गारंटी लेते हैं नौकरी की तो सरकारी नौकरी की गारंटी लेते हैं। अगर सरकारी नौकरी गारंटी लेंगे तो सभी लोग नौकरी करेंगे सरकार में, तो तनख्वाह कौन देगा? तो एक कहानी थी, उसमें ये 2 बांके कहानी थी। उसमें से एक बांके की तरह राहुल जी बोल रहे होते हैं, कभी कभी तैश में कई इस प्रकार के वादे करते हैं जिसका आधार हमको अभी नहीं दिखाई देता है, और जो खटाखट 1 लाख रुपए देने वाली बात होती है। राजनेता करते हैं भाई, वैसे वादे मोदी जी ने भी किए हैं। जब 2014 में आए थे तो जो नौकरियों की बातें उन्होंने की थी, अच्छे दिन की अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आए, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। पर ये देखिए, जो चुनाव एक ऐसा है, उत्सव है, और उत्सव में हर चीज बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है। आदमी के पास में घर में खाने को थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उत्सव आता है तो मिठाइयां लाता है। कभी नए कपड़े नहीं खरीदता, उत्सव होता है तो नए कपड़े खरीदता है। तो हर चीज बढ़ा चढ़ा करके रोशनी की जाती है। तो ये उत्सव है प्रजातंत्र का, हर चीज बढ़ा चढ़ा के होती है। और अब उसमें जनता को देखना होता है कि जो है इसमें क्या लेने लायक है और क्या छोड़ने लायक है। और हिंदुस्तान की जनता बहुत अच्छे से जानती है, उन्होंने कई सालों में बता दिया है कि वो कितनी प्रबुद्ध है इस मामले में। चलिए, जनता की बात को लेते हुए प्रमोद जी आपके पास में आऊंगा। जब हम ये देखते हैं कि एक चीज में कांग्रेस ने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कह दीजिए कांग्रेस, वैसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं अध्यक्ष, लेकिन ये बात आपने हेमंत बिस्वास जो मुख्यमंत्री हैं अभी बीजेपी के होकर के, उनसे भी सुनी होगी कि वो गए थे तो राहुल जी ने उनके साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया था, वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, या और जो लोग कांग्रेस छोड़ के निकलते रहे, अभी राधिका खेड़ा तक, सबका ये कहीं ना कहीं था। इवन ये प्रमोद कृष्ण जी भी तब कह रहे थे कि वो फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, जा रहा है तो जा, मतलब तू नहीं और सही। कांग्रेस इस प्रकार के अपने नेताओं के साथ में उनका ये वाला जो रवैया रहता है, वो मुझे लगता है मेंटेन्ड है। इसका मतलब उनके अंदर कोई एक ऐसी जो हमारी समझ से परे की शक्ति है, जिससे उनको लगता है इनके जाने का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये रणनीति है अशोक जी। ये जो इसी को लेके मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस बैकफुट पर हो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो भी जा रहे हैं कांग्रेस लगता है कि वे हम तो अपनी जगह, मतलब एक प्रकार का उसको आप अहंकार कह दीजिए, आत्मविश्वास कह दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे प्रमोद जी?
देखिए, एरोगेंसी तो है, और इतने मेच्योर प्रबुद्ध जो कांग्रेस के लोग हैं, जो अपने आप को, चूंकि राष्ट्रभक्ति छोड़ करके सेल्फ गोल की जो उनकी जो और उनकी बातों में इतना हल्कापन आ गया है, राजनीति में इतने नीचे स्तर पे वो बातें करने लग गए हैं, क्योंकि वो केवल हताशा है हार का। कई बार तो देश के प्रधानमंत्री भी उनको याद दिलाते हैं, भाई मुद्दा ये है, इस पे बात करो। अरे 4 साल 5 साल से इसके लिए आपने इतना शोर मचाया, उसको लेके चलो। अगर, क्योंकि एक अच्छा विपक्ष भी एक हेल्दी लुक टू डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब रही कुछ फैक्ट्स की बात, कन्विक्शन के साथ देश की जनता इस चीज को समझ रही है कि आज भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन चुकी है। ये 50 साल आपके पास था, आप गरीबी हटाने के चक्कर में गरीब को हटाने लग गए थे। जनता अब किसी भी तरह के झांसों में आने से बचती है, उनको अनुभव है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इतने सारे भारत के अंदर चेंजेस हुए हैं। भारत के अंदर जो फ्रॉड के केस हुआ करते थे और दलाली के केस हुआ करते थे, मतलब उसमें ड्रास्टिक डाउनफॉल आया है, जिसकी वजह से देश के अंदर हर क्षेत्र में, हर स्पेक्ट्रम में भारत का विकास हुआ है। देश की जनता उसको अनुभव कर रही है, उसको जी रही है, और कन्विक्शन के साथ उन चीजों का फैक्ट्स देख रही है। तो और ये मुद्दा ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, चलिए तभी तो इनके अपने लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो और हमारे उनको कहीं ना कहीं आत्ममंथन बहुत जरूरी है। वैसे इस इलेक्शन में तो उम्मीद ना करें इनको कुछ मिलेगा। हाँ, 29 के बारे में उनको अब सोचना चाहिए। चलिए, ऐसा विचार है प्रमोद जी का, और निश्चित रूप से कांग्रेस के जो नेता हैं वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, ऐसा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मालूम पड़ता है। पर अब हम चलते हैं कि जो ये वक्तव्य आए, चाहे इनहेरिटेंस वाला आया था या उन्होंने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की, या जिस जिस प्रकार की बातों को लेकर अभी चुनावी बाजार गर्म है, उसमें हम आधी यात्रा तय कर चुके हैं राजेंद्र जी। इसके बाद में लोग अपने अनुमान लगाने प्रारंभ कर चुके हैं कि कांग्रेस के कितनी सीटें आ सकती हैं, उस पर तो कम चर्चा हो रही है, पर बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती हैं उस पर चर्चा बहुत सारी हो रही है। उस चर्चा की तरफ आपके साथ बढ़ते हुए मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जो चर्चा हो रही है चुनावी रैलियों में, उसमें न तो बीजेपी के द्वारा अब विशेष ध्यान इस पे दिया जा रहा है कि उनके क्या क्या अचीवमेंट रहे या विजन क्या है, वो हल्का फुल्का रह जाता है। बाकी प्रमुखता से इस प्रकार की बातें जो अभी ये सैम पित्रोदा वाली हुई, या ये प्रमोद कृष्णन जी ने कहा कि वहां पे बाबरी ताला लग जाएगा वगैरह, उस पर ज्यादा ध्यान जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये कॉन्शियस डिसीजन होता है सब नेताओं का कि जो गहरी या सब्सटेंशियल बातें हैं वो हैं तो भी उनको अधिक प्रमुखता से न कहा जाए? तो उसमें ऐसा है ना काशू जी, जो बीजेपी 5 साल से 10 साल से कर रही है वो तो जनता पा रही है, चाहे वो जो भी किया, और जो नहीं किया उसका भी उनको मालूम है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अभी विपक्ष का ये काम रहता है वो बताए कि क्या नहीं हुआ, और पक्ष को ये ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो पहुंच रही है डिलीवरी। आज अन्न है या जो उनकी सरकारी सहायता है, सुविधाएं, और जो मान सम्मान विदेशों में बढ़ा है, वो सब जानते। G20 में लोगों ने कैसे व्यवहार किया वो सब दिखाई दे रहा है, और सोशल मीडिया में ये सब कुछ है, तो उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अभी जो कहा जा रहा है वो ये है कि बीजेपी चाह रही है कि जितना ज्यादा हो सके कांग्रेस को डिस्क्रेडिट किया जाए, नंबर 1, और हल्का सा पुश दिया जाए ताकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर है वो घर में बैठे नहीं रह जाए, थोड़ा उनको गर्म किया जाए, उठे और बाहर जाकर वोट दे। यही स्ट्रेटेजी चल रही है जहां तक बीजेपी का मैं सोच रहा हूँ सवाल है। और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी चल रही है कि जहां तक हो सके जो लोकल कैंडिडेट है उसके बारे में बात करें, वो कितनी बार बीजेपी के कैंडिडेट ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, और कहाँ क्या काम नहीं हुआ लोकल मुद्दे पे। कोई नाली में, अब कहीं मैं देख रहा था वो बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये सड़क नहीं बनी शहर के अंदर। वो शहर की सड़क का काम तो म्यूनिसिपैलिटी का है, उसका सेंट्रल इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बात वो उठा रहे जो लोकल हो, जहां सामने दिखाई देता हो किसी आदमी को, तो वो कोशिश कर रहे उसको भुनाने की। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, जैसा कि ये कि बीजेपी को पिछली बार 303 सीटें मिली थी, वो तो मिल ही जाएंगी, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय है। कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश में
राजस्थान में, इन 2 जगहों पर, और हो सकता है कुछ यूपी पे 5-7 सीटें कम मिले कहीं पर, ठीक है। लेकिन वो जो 5-7 सीटें यहाँ कम मिलेगी या महाराष्ट्र में 2-5 सीटें कम मिले, तो हो सकता है 5-7 सीटें, ज्यादा सीटें साउथ में उनको मिल जाएं, तो घूम फिर करके बराबर है। तो मेरे हिसाब से बीजेपी इटसेल्फ जो 303 है अभी, वो +-5 और +-10 हो सकता है, और 335 के करीबन एनडीए है, वो भी वही +-10 के पास रहेगा। मेरा अनुमान यही है, क्योंकि अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जैसा पुलवामा का जैसा था मुद्दा पिछली बार का, और जितनी ज्यादा गलतियां कांग्रेस ने पिछली बार की थी सेना के बारे में बात करके और पाकिस्तान को लेकर के, और वो उतनी गलतियां नहीं हो रही है कांग्रेस की इस बार। तो मैं सोचता हूं कि 2019 वाला ही जो है वो रिपीट होगा, थोड़े बहुत आगे पीछे के। चलिए, ये राजेंद्र जी की राय है, और वो कह रहे हैं कि गलतियां उतनी नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कांग्रेस वाले अपना काम अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, फिर भी वो कुछ न कुछ इस तरह की बॉलें तो आती जा रही जिसपे वो फुल टॉस खेल रहे हैं। बकौल प्रियंका जी ने स्वयं ऐसा कहा। तो प्रमोद जी, आपको क्या लगता है, अंक जो अगर अनुमान लगाए, और अगर ये अनुमान बदलते जाएंगे, हम और भी बातें करते रहेंगे, कुछ कुछ नए मुद्दे आएंगे जी। नहीं, बिल्कुल मैं राजेंद्र जी की बातों से जो कह रहे हैं बहुत हद तक सहमत हूँ, लेकिन कैलकुलेशन जो ग्राउंड पे जिसकी रिपोर्ट डिफरेंट मीडिया चैनल्स के इंटरनल सोर्सेज से जो आ रही है, 400 पार पे बीजेपी ने काफी लंबा काम किया है, डेवलपमेंट के तौर पे, कन्विक्शन के तौर पे बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए नंबर बिल्कुल वो रीचेबल है, और उस गोल पे बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस हताशा में अब उल जलूल जो है ना, इधर उधर के मुद्दे जो नेशनल मुद्दों से हट करके, और राहुल गांधी जी के जो अब इतने टैलेंटेड, हमारे सैम पित्रोदा जी जैसे टैलेंटेड व्यक्ति जो हैं, जिन्होंने कहा भारत दुनिया का एक महान लोकतंत्र है, अब वो भी ओवरसीज फ्रेंड ऑफ कांग्रेस से रिजाइन कर चुके हैं। कहीं ना कहीं हताशा और उनकी नाराजगी, उस सिखाते कुछ और है गुरुजी, चेला जी बोल कुछ और देते हैं, मामला और बिगड़ जाती है। शायद इसी से ऐसा हो कुछ लगता है हमें। अब बाकी तो खैर वो जाने और राहुल जी जाने, लेकिन राहुल जी हैं बड़े अच्छे व्यक्ति, प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है कि पहले जब उनकी तारीफ कर रहे थे सैम जी की, अब राहुल जी करे, तो मुझे शोले का वो सीन याद आ गया जिसमें अमिताभ बच्चन चढ़ के कहता है कि बहुत अच्छा है मेरा दोस्त, वो मौसी को कहता है, मौसी, तो ये राइट शादी के प्रपोजल के लिए जाता है। हाँ, सीख रहे हैं। मोदी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? राहुल जी की तो तारीफ आपने कर दी, प्रमोद जी। मोदी जी तो खैर सच में देश के लिए एक ऐसे गिफ्टेड प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सच में देश के अंदर 10 साल में उन्होंने एक ऐसा चेंज लाया है। आज पूरा भारत के बाहर, पार्टी तो बहुत दूर की बात है, सभी गौरवान्वित फील करते हैं, और देश के सभी दूसरे लीडर भी, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, ऑल कंट्रीज, दे ऑल लव मोदी जी लीडरशिप फॉर इंडिया, फॉर द होल वर्ल्ड। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जी, समापन किया जाए बातचीत का हमारी, आपको जोड़ना चाहें तो जोड़े, मैंने अगर इंटरप्ट किया हो। और नहीं, और राहुल जी बहुत अच्छा सीख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि 29 में अच्छे बॉलर बन जाएंगे, और हम चाहते हैं कि विपक्ष स्ट्रांग बने भारत में, क्योंकि डेमोक्रेसी की यही तो ब्यूटी है, जरूरत है। तो विपक्ष को मजबूत बनाने का जिम्मा लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं जाता है, ये सोनिया जी का अधिक जाता है। वो अपना काम अपने हिसाब से कर रही हैं, वो राज्यसभा में पहुंच गई हैं, वहां से भी कुछ वो अपने जो इनसाइट है वो औरों तक पहुंचाती रहेंगी। सफर करने से पहले मैं ये बात फिर से कहना चाहूंगा कि हम सबका जो ध्यान भारत की तरफ लगा हुआ है, तो वो कई राष्ट्रों का भी ध्यान लगा हुआ है, और सोशल मीडिया की एल्गोरिथम का भी लगा हुआ है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बड़े चुस्ती के साथ खेले जा रहे हैं, और वहां पर ये पता लगाना लगभग असंभव है कि वो ऑर्गेनिक नंबर्स हैं, और प्लस वो देखने वालों पर क्या असर पड़ता है। कई बार जिज्ञासावश भी आप विपरीत विचार वालों के वहां जाके देख लेते हैं, और कई बार आप वो बाई भी कर लेते हैं, ऐसे भी कुछ तरीके हैं राजेंद्र जी। तो इसलिए सत्य तक पहुंचने के लिए हमको 4 जून पर जो तथ्य हमारे सामने आते हैं उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा, पर चलते चलते इस प्रकार के संवाद जारी रहेगा। एक बात और जस्ट छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा।
हम कई बार जो हैं राहुल जी और राहुल जी की पार्टी को हल्के से ले लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि राहुल जी के पीछे जो लेफ्ट लिबरल लगा है वो आज आधी दुनिया पर राज करता है। उनमें कितना कैपेबिलिटी है वो अलग बात है, लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं वो कितने कैपेबल हैं, पैसे से, मीडिया से, दिमाग से, स्ट्रेटेजी से, और वो कई सालों से राज करते आ रहे हैं डीप स्टेट के नाम से। और उनको ऐसा ही आदमी चाहिए जो जैसा वो कहे वैसा हो जाए। तो ये हम सब खुश हैं कि होना जो है भारत आगे है, लेकिन ये खतरा तो है और इस खतरे की तरफ हम सबों को सावधान रहना चाहिए। ऐसा मेरा एक जो आपने लास्ट में कही राहुल जी की तारीफ में बात कही है, उससे मुझे फिर से वो बात याद आ गई जो मैं शोले के सीन को याद कर रहा था। आपने घुमा फिरा के तारीफ करी राहुल जी की। बहरहाल मैं थोड़ा हास्य के साथ में इस स्थान पर आप दोनों की धन्यवाद करते हुए अनुमति लेते लेते ये विदा के साथ वादा अपने हैरम स्टूडियो के दर्शकों से कि इस प्रकार की रस्मय ढंग से भारत की राजनीति की तरफ ध्यान देने वाली चर्चाएं खास करके चुनाव से पहले तो विशेष रूप से जारी रहेंगी। राजेंद्र हर्ष जी, प्रमोद भगत जी के साथ हमारे अन्य साथी भी समय समय पर आएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हैरम स्टूडियो को, लाइक करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।